चलिए भाई, BRT-04 आज हम लोग डिस्कस करेंगे पेपर BRT-04 करेंगे और टॉपिक दिया गया केमिकल बॉन्डिंग दिया गया। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। क्या है भाई? क्वेश्चन नंबर 51 में आपसे पूछा गया कि एमंग द फॉलोइंग द पेयर इन विच ऑफ द टू स्पेसीज आर नॉट आइसो स्ट्रक्चरल। आइसो स्ट्रक्चर का मतलब है कि जो स्ट्रक्चर एक जैसे हो, एक समान हो, बट क्वेश्चन आपसे कहा है कि नॉट आइसो स्ट्रक्चरल। ठीक है, मतलब जिनका हाइब्रिडाइजेशन एक जैसा ना हो, जिनकी ज्योमेट्री एक जैसी ना हो और जिनका शेप एक जैसा ना हो, हम उन दो स्पेसीज को सर्च करना है। तो आइए देखिए ऑप्शन नंबर थर्ड। ऑप्शन नंबर थर्ड में आपको दूसरे दिखाई पड़ रहा है कि यहाँ पे भाई जो सिलिकॉन है ये 4th ग्रुप का एलिमेंट होता है। ठीक है, तो इसके वैलेंस शेल में टोटल 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। बात की जाए इसके हाइब्रिडाइजेशन की बात की जाए तो जो सिलिकॉन है 4th ग्रुप का एलिमेंट है, वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे और चारों इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन पार्टिसिपेट करके तो उसका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3 हो जाएगा। ठीक है, और शेप कैसी होगी? टेट्राहेड्रल। इसकी जो ज्योमेट्री हो जाएगी वो हो जाएगी टेट्राहेड्रल हो जाएगी। सेकंड बात देखेंगे SF4। भाई यहाँ पे देखिए आपको दिया गया सल्फर। जो सल्फर होता है 6th ग्रुप का एलिमेंट होता है। वैलेंस शेल में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिनमें से 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करके एक बचेगा लोन पेयर। तो यहाँ पे यदि आप इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे तो 4 बॉन्ड पेयर हो गए प्लस 1 लोन पेयर होगा। तो उसका जो हाइब्रिडाइजेशन निकल के आएगा 5sp3d2 हो जाएगा। और इसकी जो ज्योमेट्री होगी वो हो जाएगी ट्रायंगुलर बाई पिरामिडल, ये इसकी होगी ज्योमेट्री होगी। ठीक है, चलिए मैं आपको इसका स्ट्रक्चर बना के दिखा देता हूं। ऐसा फोल दिया गया। अच्छा भाई, देख भाई यहाँ पे आ गया लोन पेयर आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे एक लोन पेयर आने के कारण इसकी जो शेप होगी वो शेप हो जाएगी सीसा शेप हो जाएगी। तो यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे इन दोनों के स्ट्रक्चर अलग अलग हैं। एक कैसा, एक है टेट्राहेड्रल और दूसरा कैसा सीसा शेप में है। ठीक है, तो यही हमारा हो जाएगा आंसर। कौन सा आंसर होगा? थर्ड होगा। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 52 पे। क्वेश्चन नंबर 52 में क्या है कि क्वेश्चन में आपसे कहा गया कि इन ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर। अच्छा भाई, आपको यहाँ पे एक ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर दिया गया है। द पेयर ऑफ अ dd ऑर्बिटल इन्वॉल्व इन अ d2sp3 हाइब्रिडाइजेशन। क्वेश्चन में कह रहा है कि यहाँ पे आपको ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर दिया गया है और यहाँ पे इसका हाइब्रिडाइजेशन दिया गया है d2sp3 दिया गया है। तो बताइए यहाँ पे d ऑर्बिटल क्या होंगे, ये आपसे पूछा गया है। देखिए होता क्या है जब सेंटर मेटल को लिगेंड अप्रोच करता है, मान लो कि यहाँ पे कोई सेंटर मेटल आपको दिया गया है और इस सेंटर मेटल को जब स्ट्रॉन्ग लिगेंड अप्रोच करेगा तो यहाँ पे इसका जो d एटॉमिक ऑर्बिटल होगा ये आपको दिया गया है d एटॉमिक ऑर्बिटल है। जब सेंटर मेटल को लिगेंड अप्रोच करेगा तो यहाँ पे जो d एटॉमिक ऑर्बिटल होगा ये 2 पार्ट में टूट के अलग हो जाता है। तो यहाँ से टूट के अलग हो जाएगा, यहाँ से टूट के अलग हो जाएगा। यहाँ पे जो 3 का जो सेट है ये आपका कहलाएगा T2G कहलाएगा और यहाँ पे आपका ये जो 2 का सेट है ये कहलाता है EG कहलाता है। ठीक है, और EG पे जो इलेक्ट्रॉन होते हैं dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर होता है। तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में
जो डी होता है डी एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर होता है। तो आंसर कौन सा होगा? थर्ड इज द राइट आंसर। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 में क्या है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल आर द बॉन्ड नॉट इक्वल। अच्छा भाई क्वेश्चन ने कहा कि बताइए कौन सा मॉलिक्यूल है जहां पे सारे के सारे बॉन्ड आपस में इक्वल ना हो। ठीक है, तो देखिए होता क्या है कि ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, जो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होता है वहां पे एक होता है एक्सियल और दूसरा होता है इक्वेटोरियल होता है, और यहाँ पे एक्सियल और इक्वेटोरियल की जो बॉन्डिंग होती है वो अलग अलग होती है। तो जाहिर सी बात है कि हमें इस क्वेश्चन में सबसे पहले देखना पड़ेगा ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। तो भाई यहाँ पे आप देखेंगे ये LF3 है, ये तो आपको बनाएगा sp2 हो जाएगा, गलत हो गया। NF3 है, इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3 हो जाएगा, ये भी गलत हो गया। यहाँ पे क्या है BF3 है, ये बनाएगा sp2 होगा, ये भी गलत हो गया। तो जाहिर सी बात कि आपका जो थर्ड वाला ऑप्शन होगा यही राइट आंसर होगा। देखिए भाई जो क्लोरीन होता है इसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन में से 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर गए, अभी भी इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है। 4 इलेक्ट्रॉन का मतलब है कि इसके पास अभी भी 2 लोन पेयर हैं। एक फ्लोरीन यहां पे लग गया, एक फ्लोरीन यहां पे आ जाएगा और एक फ्लोरीन यहां पे आ गया। यहां पे लोन पेयर आ गए, ठीक है। ये देखिए अब यहां पे जो ऊपर जो बॉन्डिंग होती है ये कहलाती है एक्सियल, इसे हम कहते हैं एक्सियल कहलाती है। और यहां पे जो प्लेन पे होती है इसे कहलाती है इक्वेटोरियल, इसे कहते हैं इक्वेटोरियल कहलाते हैं। यहां पे जो बॉन्डिंग होती है बॉन्ड लेंथ एक्सियल इज अ ग्रेटर देन बॉन्ड लेंथ इक्वेटोरियल। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यहां पे जो एक्सियल वाले जो बॉन्ड होते हैं यहां पर परसेंटेज ऑफ अ पीक कैरेक्टर मैक्सिमम होता है, परसेंटेज ऑफ अ पीक कैरेक्टर मैक्सिमम होता है, जिसके कारण इसकी बॉन्ड जो होती है वो इक्वेटोरियल वाले से थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है। तो बस आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड इज द राइट आंसर। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 54। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल, यहां पे आपको बॉन्ड एंगल का करेक्ट ऑर्डर बताना है। NO2 क्या होगा भाई? देखिए नाइट्रोजन, वैलेंस शेल में टोटल 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, जिनमें से 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर गए। ये बच्चा एक फ्री रेड का बच्चा, ठीक, ये कहलाता है ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल कहलाता है। दूसरा दिया गया है NO2+ दिया गया है, जो हो गया फर्स्ट हो गया। सेकंड दिया गया है NO2+ दिया गया है। NO2+ में क्या है कि भाई नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में टोटल 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, बट यहां पे नाइट्रोजन पे एक पॉजिटिव चार्ज आ गया। नाइट्रोजन पे एक पॉजिटिव चार्ज आने का मतलब है कि नाइट्रोजन ने अपने वैलेंस शेल के अंदर से एक इलेक्ट्रॉन को लूज किया होगा, तो इसके वैलेंस शेल में टोटल 4 इलेक्ट्रॉन बचे। तो इसका जो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा वो हो जाएगा sp हो जाएगा, और यहां पे इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2 होगा, और यहां पे इनका जो बॉन्ड एंगल है वो हो जाएगा 120 डिग्री। यदि हाइब्रिडाइजेशन sp2 है तो बॉन्ड एंगल होता है 120 होता है। यहां पे देखिए इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp है, शेप कैसी लीनियर है, और बॉन्ड एंगल होगा 180 डिग्री होगा। अगला कौन सा दिया गया? NO2-1।
NO2 -1। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से ज्यादा होगी तो जो नेगेटिव चार्ज है वो ऑक्सीजन पे होगा, और ऑक्सीजन पे आ जाएगा, एक लोन पे आ जाएगा। भाई नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में टोटल 5 इलेक्ट्रॉन थे, जिनमें से 2 इलेक्ट्रॉन यहां पे चले गए बॉन्ड फॉर्मेशन में और 1 इलेक्ट्रॉन यहां पे चला गया बॉन्ड फॉर्मेशन में, तो इसको आ जाएगा, एक लोन पे आ जाएगा। इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो हो जाएगा sp2 और बॉन्ड एंगल होगा 120 होगा। हमें क्या बताना, बॉन्ड एंगल बताना था। अब देखिए यहां पे क्या है कि सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल तो आपका आएगा NO का आएगा। ये कैसा है, लीनियर। सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल तो आपका आएगा NO का आएगा, इसमें दिया गया है NO का बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा NO2 का। अब यहां पे देखिए क्या है, यहां पे एक लोन पेयर आ गया, जो लोन पेयर होगा वो इस बॉन्ड पेयर के ऊपर लगाएगा रिपल्सन। यहां पर होगा लोन पेयर और बॉन्ड पेयर रिपल्सन होगा। लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन होने के कारण इसका जो बॉन्ड एंगल होगा 120 से थोड़ा सा कम हो जाता है, तो जाहिर सी बात इसका जो बॉन्ड एंगल होगा वो 120 से थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो यहां पे जो ऑर्डर निकल के आएगा सबसे ज्यादा होगा, बात की जाए यदि ऑर्डर की बात की जाए तो NO2 का बॉन्ड एंगल होगा 180। उसके बाद आएगा NO2 प्लस, तो NO2 प्लस का सबसे ज्यादा 180 है। फिर आएगा किसका आता भाई, इसके बाद NO2 का होगा, फिर आएगा NO2 माइनस का आएगा। ये ऑर्डर निकल के आएगा, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, फोर्थ इज द सेकंड इज द राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 में क्या है कि व्हाट इज द डोमिनेंट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इन कन्वर्टिंग लिक्विड मिथेनॉल। क्वेश्चन ने आपसे मिथेनॉल में डोमिनेटिंग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स पूछा है। भाई देखिए जो मिथेनॉल होता है इसके पास होता है हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, और यही वजह है कि हाइड्रोजन बॉन्ड होने के कारण इसका जो डोमिनेटिंग फोर्स होता है वो ज्यादा हो जाता है। क्या हो जाता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण। तो आंसर हो जाएगा सेकंड, जो मिथेनॉल होगा इसके पास होता है हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 56 में क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज द मोस्ट प्रिफर्ड एंड हैज ऑफ अ लोवेस्ट एनर्जी ऑफ अ सल्फाइड। क्वेश्चन में यहाँ पे सल्फाइड के आपको 4 स्ट्रक्चर दिए गए हैं, और इन चारों स्ट्रक्चर में हमें बताना है कि कौन सा स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होगा। बात कर लेते हैं कौन सा स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होगा। लोवेस्ट एनर्जी, लोवेस्ट एनर्जी का मतलब होगा मिनिमम फॉर्मल चार्ज। जिस मॉलिक्यूल के ऊपर मिनिमम फॉर्मल चार्ज होगा उस मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी मैक्सिमम होगी। यदि आपको यहाँ पे इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर पता करना है, ये पता करना है कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा, तो यहाँ पे आपको प्रत्येक मॉलिक्यूल में प्रत्येक एटम की फॉर्मल चार्ज निकालना पड़ेगा। अभी क्वेश्चन काफी लेंदी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको प्रत्येक मॉलिक्यूल में प्रत्येक एटम की फॉर्मल चार्ज निकालना पड़ेगा। तो थोड़ा सा आप दिमाग लगाइएगा कि ज्यादा स्टेबल कौन हो सकता है। यहाँ पर आप देखिए फोर्थ वाला, देखिए ये जो फोर्थ वाला इसको आप देखेंगे कि सल्फर की मैक्सिमम कोवैलेंसी 6 होती है। यहाँ पे सल्फर की मैक्सिमम कोवैलेंसी आपको 6 दी गई, और ऑक्सीजन की मैक्सिमम कोवैलेंसी 2 होती है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन की प्रत्येक ऑक्सीजन की मैक्सिमम कोवैलेंसी आपको 2 दी गई। इसका मतलब साथ हो सकता है कि ये वाला ज्यादा स्टेबल हो। तो आप सबसे पहले इसका फॉर्मल चार्ज निकाल के देखना।
यदि इसका फॉर्मल चार्ज सबसे कम आए तो सबसे ज्यादा स्टेबल यही होगा। तो चलते हैं फॉर्मल चार्ज का निकाल लेते हैं लोग। पहले फॉर्मल चार्ज कैसे निकालते हैं, सल्फर निकालेंगे। फॉर्मल चार्ज निकालते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन प्लस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय 2। यहां से हम निकालते हैं फॉर्मल चार्ज निकालते हैं। हम किसका निकाल रहे हैं, सल्फर के निकाल रहे हैं। सल्फर के वैलेंस शेल में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 6 इलेक्ट्रॉन ये आ गए। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, क्या सल्फर के पास कोई लोन पेयर है, कोई भी लोन पेयर नहीं, तो यहाँ पे लोन पेयर कितना आ गया, 0 आ गया, 0 कर दिया। बात कर लेते हैं बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन की, तो सल्फर के पास यहाँ पे टोटल 12 बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन होंगे। 2 से डिवाइड किया तो यहां पे आपका फॉर्मल चार्ज ऑफ सल्फर आ जाएगा 0। सल्फर का फॉर्मल चार्ज कितना आ गया, 0 आ गया। अब हम लोग निकालेंगे ऑक्सीजन का फॉर्मल चार्ज ऑक्सीजन। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में टोटल कितने, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होंगे माइनस का, फिर क्या होगा, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन के प्रत्येक एटम ने 2 बॉन्ड बनाए हैं, अगर 2 बॉन्ड बनाए हैं तो इसके पास 2 लोन पेयर होंगे। 2 लोन पेयर का मतलब हो गया इसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 4 प्लस बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 4 डिवाइडेड बाय 2 आ गया। तो यहां पे ऑक्सीजन का जो फॉर्मल चार्ज है वो आ जाएगा 0। यदि फॉर्मल चार्ज मिनिमम आ रहा है तो उस मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी होगी मैक्सिमम। अब आपको यहाँ पे प्रत्येक ऑक्सीजन का फॉर्मल चार्ज नहीं निकालना है, क्योंकि यहाँ पे सारे ऑक्सीजन आपस में सेम है, तो जाहिर सी बात इसका जो आंसर होगा 4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द कोवैलेंट कैरेक्टर। यहां पे आपको कोवैलेंट कैरेक्टर को आइडेंटिफाई करना है कि किसमें कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। तो कोवैलेंट कैरेक्टर को निकालने के लिए हम यूज करते हैं फैजन रूल। फैजन हमसे क्या कहता है कि कोवैलेंट character is a directive for the polarizing power is a directive for the polarizability। जो पोलराइजिंग पावर होती है ये चार्ज के डायरेक्टिव होती है और साइज के इनवर्स होती है। पोलराइजिंग पावर हम निकालते हैं कैटायन के लिए, किसके लिए निकालते हैं, कैटायन के लिए निकालते हैं, और पोलराइजेबिलिटी हम निकालते हैं एनायन के लिए निकालते हैं। ये चार्ज के डायरेक्टिव होती है और साइज के भी डायरेक्टिव होती है। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं चार्ज को लेके करते हैं। ठीक है, आइए चेक करते हैं भाई। भाई यहाँ पे देखिए कैटायन का साइज तो फिक्स है, प्रत्येक ऑप्शन में आपको सोडियम दिया गया है और यहाँ पे कैटायन का साइज क्या फिक्स है। अब हम लोग चेक करेंगे एनायन से। तो यहाँ पे आपने देखा कि जो एनायन है प्रत्येक एनायन पे जो चार्ज है वो सेम है। अगर एनायन के चार्ज से हम लोग चेक नहीं कर पाए तो हम लोग देखते हैं उसके साइज से। एनायन का साइज जितना ज्यादा होगा कोवैलेंट कैरेक्टर उतना ज्यादा होगा। तो 7 ग्रुप में जो फ्लोरीन होता है इसका साइज सबसे कम होता है, तो इसका कोवैलेंट कैरेक्टर सबसे कम होना चाहिए। यहाँ पे इसका कोवैलेंट कैरेक्टर क्या होगा, सबसे कम होना चाहिए। ये आपको गलत दिया गया। सेकंड वाला ऑप्शन में चेक कर लेंगे, भाई कैटायन तो सेम है। ठीक है, बात की जाए एनायन के चार्ज पे, इसमें -1 आएगा, यहाँ भी -1, यहाँ भी -1 और यहाँ पे भी आएगा -1 आएगा। बट डाउन द ग्रुप आने पे एनायन का जो साइज है वो लगातार इंक्रीज कर रहा है। अगर एनायन का साइज बढ़ेगा तो कोवैलेंट कैरेक्टर भी बढ़ेगा। तो आपका
सेकंड बार आंसर हो जाएगा राइट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में आपको बॉन्ड लेंथ दी गई है 1.275 एंगस्ट्रॉम दी गई है और क्वेश्चन में आपको डायपोल मोमेंट की वैल्यू दी गई है और क्वेश्चन में आपसे परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर पूछा है। सिंपली यहाँ पे आप परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर का फॉर्मूला लगाएंगे और आपका आंसर आ जाएगा। तो परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर इक्वल हो जाएगा नेट डायपोल मोमेंट इज गिवन इन डिवाइड अपॉन 4.8 इंटू बॉन्डिंग कितनी है इंटू बॉन्डिंग है 1.03 डिवाइड, ये आपको दी गई। बस आप इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे तो यहां से आपका परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर निकल आएगा। तो यहां पे आपको रखनी पड़ेगी, वैल्यू को पुट अप करना पड़ेगा। तो नेट डायपोल मोमेंट आपको कितना दिया गया है 1.275 सॉरी डायपोल मोमेंट आपको दिया गया 1.03 डिवाइडेड बाय 4.8 इनटू बॉन्ड लेंथ दी गई है 1.275 इनटू 100। इसको सॉल्व करेंगे तो ये मान लो अप्रॉक्स 17 के समथिंग आएगा। कितना आएगा 17 के समथिंग आएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 4। क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 में क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग शोज द बेस्ट पॉसिबल स्ट्रक्चर ऑफ HF थ्रू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जो HF का जो बेस्ट पॉसिबल स्ट्रक्चर होता है वो होता है जिगजैग फैशन। इसमें होता है वो होता है भैया जिगजैग फैशन। अब आपको ऑप्शन में देखना है कि आपको कहीं जिगजैग फैशन दिया गया है। हाँ देखिए, फोर्थ वाले ऑप्शन में आपको HF का जो स्ट्रक्चर दिया गया है वो आपको जिगजैग फैशन में दिया गया है, जो कि मोर स्टेबल होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा इसका। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मोस्ट वोलेटाइल। क्वेश्चन पूछा गया है कि बताइए इनमें से सबसे ज्यादा वोलेटाइल कौन होगा। देखिए, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज अट्रैक्टिव फॉर द वोलेटिलिटी। तो यहां पे आपको इस क्वेश्चन में आपको इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग को देखनी पड़ेगी। तो यहां पे आपने देखा कि जो पहला यहां पे आपको ऑप्शन दिया गया है, यहां पे इन दोनों के बीच में हो जाएगा चिलेशन। चिलेशन होने का ये हो जाएगा, यहां पे हो जाएगी इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही, तो जाहिर सी बात है इसका जो वोलेटाइल कैरेक्टर होगा वो ज्यादा हो जाएगा। बाकी यहाँ पे जो आपको सेकंड और थर्ड ऑप्शन दिए गए हैं, यहाँ पे इंटरमोलिकुलर नहीं बल्कि यहाँ होगा इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। कैसे होगी, यहाँ पे होगी इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। इसका जो आंसर जाएगा वो हो जाएगा फर्स्ट, क्योंकि जो फर्स्ट वाला है वहां पे कैसा है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 में क्या, विच इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ। क्वेश्चन में आपसे एक्स, वाई और जेड की बॉन्ड लेंथ पूछी गई है। तो भैया देखो, जो बॉन्ड लेंथ होती है वो परसेंटेज ऑफ अ पीक कैरेक्टर के डायरेक्टली होती है। परसेंटेज ऑफ अ पीक कैरेक्टर जितना ज्यादा बॉन्ड लेंथ उतनी ज्यादा होगी। तो यहां पे आपको प्रत्येक कार्बन एटम का परसेंटेज ऑफ पी कैरेक्टर निकालना पड़ेगा। एक्स, यहां पर जो एक्स वाला कार्बन है
ये इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3 होगा। इसका भैया जो हाइब्रिडाइजेशन वो क्या है, sp3 है। और Y में जो है यहाँ पे देखिए Y वाला जो कार्बन है इसने डबल बॉन्ड बनाया है, इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp2 हो जाएगा। और जो Z वाला हाइड्रोजन है इसने 3 बॉन्ड बनाए हैं, 2 पाई और 1 सिग्मा, इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि यहां से यहां जाने पे परसेंटेज ऑफ अ पी डिक्रीज कर रहा है। यदि परसेंटेज ऑफ पी डिक्रीज करेगा तो बॉन्ड लेंथ भी डिक्रीज कर जाएगी। अगर देखा जाए कि यहाँ पे अगर परसेंटेज ऑफ पी आपका कितना है 75%, यहाँ पे आपको 75% है, यहाँ पर परसेंटेज ऑफ पी होगा 66% होगा, और यहाँ पे परसेंटेज ऑफ पी कैरेक्टर होगा 50% होगा। तो परसेंटेज ऑफ पी क्या हुआ, डिक्रीज हुआ, तो बॉन्ड लेंथ भी डिक्रीज कर जाएगी। सबसे ज्यादा होगी एक्स की, देन वाई की, उसके बाद होगी जेड की। आंसर हो जाएगा फर्स्ट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 में क्या है कि एलिमेंट m, एक कोई अननोन एलिमेंट m है जिसका एटॉमिक नंबर लेस देन 10, ठीक भाई। अच्छा भाई, फ्रॉम MCl3, जिसने अपना एक कंपाउंड बनाया है MCl3 बनाया है, और क्वेश्चन कह रहा है कि विद जीरो डायपोल मोमेंट। मतलब समझिए क्वेश्चन ने कह दिया है जीरो डायपोल मोमेंट। जीरो डायपोल मोमेंट का मतलब होता है कि यहाँ पे आपको जो एलिमेंट m दिया गया है इसके पास कोई भी लोन पेयर नहीं होगा। अगर यहाँ पे डायपोल मोमेंट यहाँ पे अगर डायपोल मोमेंट जीरो है तो इसके पास कोई भी लोन पेयर नहीं होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। द ऑर्बिटल डैश फॉर्म सिग्मा बॉन्ड। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन ने आपसे क्या पूछा है, यहाँ पे क्वेश्चन ने आपसे इसका हाइब्रिडाइजेशन पूछा है। भैया इसने 3 बॉन्ड बनाए हैं और इसके पास कोई भी लोन पेयर नहीं है, इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp2। कैसा हो जाएगा, sp2 हो जाएगा, ठीक है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंगेजिंग कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ। अच्छा भाई, क्वेश्चन में यहां पे आपसे कार्बन टू ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ पूछी गई है। चलिए, तो यहां पे आप समझ लीजिए, यदि आपसे क्वेश्चन में कभी भी बॉन्ड लेंथ पूछी जाए तो सबसे पहले आप निकालेंगे उसका बॉन्ड ऑर्डर, क्योंकि जो बॉन्ड ऑर्डर होता है, जो बॉन्ड ऑर्डर होता है वो बॉन्ड लेंथ के इनवर्सली होता है, ठीक है। तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, यहां पे आपको प्रत्येक स्पीशीज का बॉन्ड ऑर्डर निकालना पड़ेगा। तो आइए निकाल लेते हैं बॉन्ड ऑर्डर। CO, देखिए कार्बन 4th ग्रुप का एलिमेंट होता है, वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। अब इसको अपना ऑक्टेट पूरा करने के 4 इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। तो यहां पे इसने क्या किया कि अपने 2 इलेक्ट्रॉन 2 बॉन्ड फॉर्मेशन में दे दिए। अभी भी इसके पास एक लोन पेयर है, और यहाँ पे ऑक्सीजन ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में दे दिए। तो ऑक्सीजन पास आ जाएंगे, 2 लोन पेयर आ जाएंगे। ऑक्सीजन 6th ग्रुप का एलिमेंट होता है, वैलेंस शेल में कितने 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कार्बन 4th ग्रुप का एलिमेंट होता है, वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पे आपने देखा कि जो ऑक्सीजन है इसका तो ऑक्टेट कंप्लीट हो गया है, बट अभी कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो पाया है। तो यहाँ पे होगा, ये अपना लोन पे इसको कोऑर्डिनेट कर देगा। ऑक्सीजन अपना लोन पे इसको कोऑर्डिनेट कर देगा। जब ये ऑक्सीजन अपना लोन पे इसको कोऑर्डिनेट करेगा तो कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो आप इसको इस प्रकार से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं।
ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को दे रहा है तो ऑक्सीजन पे चार्ज आएगा नेगेटिव, और कार्बन इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है तो कार्बन पे चार्ज आएगा नेगेटिव। तो अगर बात की जाए इनके बॉन्ड लेंथ ऑर्डर की, उसका बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 3। CO2 कार्बन टू ऑक्सीजन डबल बॉन्ड होगा, कार्बन टू ऑक्सीजन डबल बॉन्ड होगा, इसका बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा 2 आ जाएगा। कार्बोनेट आयन, कार्बोनेट आयन का बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए आपको यहां पे इसका स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। ठीक है, आइए देखिए भाई, यहां पे कार्बन टू ऑक्सीजन क्या है, डबल बॉन्ड है, और यहां पे कार्बन टू ऑक्सीजन क्या है, सिंगल बॉन्ड है, और यहां पे तीसरे एटम पे क्या नेगेटिव चार्ज है। तो ये होगा क्या कि यहां पे जो नेगेटिव चार्ज है ये डीलोकलाइज होकर यहां पे आ जाएगा। अब कार्बन की वैलेंसी हो जाएगी 5, तो बॉन्ड टूट के इस ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएगा। तो यहां पे हो रहा है रेजोनेंस हो रहा है, और इस पे आगे नेगेटिव, और ये सिंगल्स हो गया डबल, और यहां पे क्या है नेगेटिव का नेगेटिव रहेगा। अब अगली कंडीशन जाओगी, अब यहां पे जो पाई बॉन्ड है, सॉरी यहां पे जो इलेक्ट्रॉन है ये डीलोकलाइज होकर यहां पे चला जाएगा। अब इस कार्बन की वैलेंसी कितनी हो गई, अब इस कार्बन की वैलेंसी हो जाएगी 5 हो जाएगी। अब जब कार्बन की वैलेंसी 5 हो जाएगी तो कार्बन बढ़ाने लगेगा। तो यहां पे होगा क्या कि जो डबल बॉन्ड है वो टूट के दूसरे पे शिफ्ट हो जाएगा, फिर पाई बॉन्ड टूट के इस ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएगा। अब ये सिंगल हो गया डबल, और ये डबल हो गया सिंगल हो गया। तो यहां पे हमने देखा है कि CO3-2 के टोटल रेजोनेटिंग 3 स्ट्रक्चर बने। अब हम इसका निकालना बॉन्ड ऑर्डर, तो सिंपली यहां पे आप लगाएंगे, इसका फॉर्मूला लगाएंगे, बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू हो जाएगी नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अपॉन टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो भाई नंबर कोवैलेंट बॉन्ड इन रेजोनेंस में कितने 4 दिखाई पड़ेगा आप लोग को, 1 2 3 4। आप किसी में देख लो बॉन्ड सेम होते हैं। अगर यहाँ पे 4 बॉन्ड है तो 4 बॉन्ड यहाँ पे भी होंगे, 4 बॉन्ड यहाँ पे भी होंगे, तो 4 बॉन्ड आ गए, और टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 3 है। इसको बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा 1.5 सॉरी 1.33, इसका बॉन्ड ऑर्डर आ गया 1.33। तो आपने क्या किया कि आपने इन तीनों के पहले बॉन्ड ऑर्डर निकाल लिया। अब मैंने कहा कि जो बॉन्ड ऑर्डर होता है वो बॉन्ड लेंथ के इनवर्सली होता है, जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा उसकी बॉन्ड लेंथ सबसे कम हो जाएगी। तो भाई बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा किसका आ रहा है, CO का आ रहा है, तो इसकी बॉन्ड लेंथ क्या होगी, सबसे कम हो जाएगी, तो उसकी बॉन्ड लेंथ हो गई सबसे कम हो गई। तो क्या आ रहा है, फिर CO2 का आ रहा है 2 आ रहा है, इसके बाद CO2 आ जाएगा, और सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ हो जाएगी CO3-2 की। तो यहां से मैच कर जाए, CO2 और CO3-2 या 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर फिर 64। Decrease in the aspect in a hybridization decrease the bond angle। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि यहाँ पे परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर डिक्रीज करता है तो जो बॉन्ड एंगल होता है वो भी डिक्रीज कर जाता है। बिल्कुल सही बात है, यदि परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर डिक्रीज करेगा तो बॉन्ड एंगल डिक्रीज कर जाता है। जैसे
Sp, Sp2 और Sp3। अगर यहाँ पे देखा जाए S का परसेंटेज ऑफ कैरेक्टर कितना 50% है, यहाँ पे S का परसेंटेज ऑफ कैरेक्टर हो जाएगा 33% हो जाएगा, और यहाँ पे S का परसेंटेज ऑफ कैरेक्टर हो जाएगा 25% हो जाएगा। तो यहाँ पे आपने देखा कि S का परसेंटेज ऑफ कैरेक्टर डिक्रीज कर रहा है, तो बॉन्ड एंगल भी डिक्रीज करेगा। यहाँ पे क्या SP का बॉन्ड एंगल होता है 180, लीनियर सेम होता है 180 होता है। Sp2 का बॉन्ड एंगल होगा 120 और Sp3 का बॉन्ड एंगल होगा 109 डिग्री 28 सेकेंड। तो आपने देखा कि परसेंटेज ऑफ S कैरेक्टर डिक्रीज कर रहा है, तो बॉन्ड एंगल डिक्रीज कर रहा है। बिल्कुल सही बात थी। आगे देखते हैं क्या है। इन वाटर मॉलिक्यूल का बॉन्ड एंगल इज 104.5 डिग्री, ठीक है। द S कैरेक्टर इन हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन एटम इन वाटर। चलिए भाई, क्वेश्चन क्या कह रहा है आप समझिए। वाटर का एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, आप इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे। भाई ऑक्सीजन दो लूंगे होंगे, ठीक है, ये आ जाएगा Sp3 आ जाएगा। अब अगर हाइब्रिडाइजेशन Sp3 है तो यहाँ पे इसका जो बॉन्ड एंगल है वो होना चाहिए 109 डिग्री 28 मिनट होना चाहिए, ये होना चाहिए। बट यहाँ पे लोग कहा है कि जो वाटर है इसका जो बॉन्ड एंगल है 104 डिग्री 5 है, 104 उसमें 5 है। तो भाई जाहिर सी बात है कि यहाँ पे बॉन्ड एंगल डिक्रीज किया है तो परसेंटेज ऑफ S कैरेक्टर भी डिक्रीज कर जाएगा। यदि बॉन्ड एंगल 109 डिग्री है तो यहाँ पे परसेंटेज ऑफ S कैरेक्टर होगा 25% होना चाहिए। बट अगर बॉन्ड एंगल 109 से 104 डिग्री हो गया तो यहाँ पे जो परसेंटेज ऑफ S कैरेक्टर है वो 25 डिग्री से कम हो जाना चाहिए। तो आंसर क्या होगा कि 25 डिग्री से परसेंटेज से कम होना चाहिए। आंसर हो जाएगा 4, ठीक है। क्या होगा आंसर भाई, यहाँ पे बॉन्ड एंगल डिक्रीज कर रहा है तो परसेंटेज ऑफ S कैरेक्टर भी डिक्रीज कर जाएगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 65। भैया एमओटी का क्वेश्चन है और क्वेश्चन ने आपसे कहा है कि किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। भाई यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ पे आपको दो नोडल प्लेन मिल रहे हैं। यदि आपको यहाँ पे दो नोडल प्लेन मिल रहे हैं और यहाँ पे एंटी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, ये एंटी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, यहाँ पे आउट ऑफ फेस में ओवरलैपिंग कर रहा है। यदि आउट ऑफ फेस में ओवरलैपिंग कर रहा है तो यहाँ पे बेटा बनेगा पाई बॉन्ड, पाई स्टार। तो यहाँ पे बन जाएगा पाई स्टार, क्योंकि यहाँ पे लैटरल ओवरलैपिंग हो रही आउट ऑफ फेस में। यदि लैटरल ओवरलैपिंग आउट ऑफ फेस में होगी तो वहां पे आपको दो नोडल प्लेन मिलेंगे और यहाँ पे हो जाएगा पाई स्टार NPX हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा इसका। Question number 66. Which of the following is the correct with respect to the stability order? अरे भैया यहाँ पे आपसे स्टेबिलिटी का ऑर्डर पूछा गया है। अगर स्टेबिलिटी का ऑर्डर निकालना है तो आपको यहाँ निकालना पड़ेगा बॉन्ड ऑर्डर। चलिए, आप लोग जानते हैं कि बॉन्ड ऑर्डर इज अ डायरेक्टिव फॉर द स्टेबिलिटी। बॉन्ड का ऑर्डर जितना ज्यादा होगा स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। चलिए भाई, H2 के यहां पे आप लिखेंगे MOT कितना क्या हो जाएगा सिग्मा 1H2, ये क्या दिया गया H2 प्लस दिया गया है, ये हो जाएगा सिग्मा 1S1 सिग्मा 1S1, फिर क्या दिया गया H2 -1 दिया गया है,
इसके बैलेंस शेल में कितने 3 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ये होगा सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s1 हो जाएगा। तो भैया यहाँ पे हमने इन तीनों स्पीशीज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लिया है। अब यदि आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लिया है तो अब आप निकालेंगे इनका बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 NB माइनस NA। निकाल लीजिए इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा 1/2। भाई यहाँ पे एंटी बॉन्ड में तो इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 0 है, एनबी में कितने हैं, 2 है, तो ये हो जाएगा 2 इक्वल टू 2। उसका बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा 1 आ जाएगा। 1/2 into 2 इसका आ जाएगा बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा 1 आ जाएगा। सेकंड वाला का देख लीजिए, निकालिए बॉन्ड ऑर्डर इसका। बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू 1/2 और एनबी में कितना है 1 है, इंटू 1 हो गया, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया 0.5 आ जाएगा। यहाँ पे देखिए इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालिए, बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू 1/2 हो गया, एनबी में कितने इलेक्ट्रॉन है 2 इलेक्ट्रॉन आ गए हैं माइनस का, एंटी बॉन्ड में कितने 1 है 1 हो गया, यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 0.5 आ जाएगा। तो यहाँ पे आपने इन तीनों के बॉन्ड ऑर्डर निकालिए। पहले H2 का बॉन्ड ऑर्डर आ गया 1 आ गया, H2 प्लस का बॉन्ड ऑर्डर आएगा 0.5 आएगा और H2 माइनस 1 का बॉन्ड ऑर्डर आएगा 0.5 हुआ। अब जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे H2 की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। अब क्वेश्चन यहाँ पे उठा कि इन दोनों का बॉन्ड ऑर्डर तो सेम आया, तो इन दोनों में ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी होगी, ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी होगी, ज्यादा स्टेबिलिटी उसकी होगी। देखिए यहां पे जो इलेक्ट्रॉन आया है वो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना, और जब एंटी बॉन्ड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है तो वहां पे एनर्जी हो जाती हाई। अगर एनर्जी होगी हाई तो वहां की स्टेबिलिटी हो जाती कम। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे H2-1 में जो एक इलेक्ट्रॉन है वो आ गया है एंटी बॉन्ड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में आ गया, तो इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इसका ऑर्डर जो होगा वो हो जाएगा H2 प्लस और H2 माइनस, ये ऑर्डर निकल के आएगा स्टेबिलिटी का। कौन सा आंसर भाई, कोई मैच कर रहा है, H2 प्लस H2 माइनस, थर्ड इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। Which of the following is correct with respect to bond dissociation energy? क्वेश्चन में आपसे बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ O2 एंड O2 प्लस पूछी गई है। अच्छा दी गई E1 एंड E2 दी गई है। करेक्ट ऑर्डर पूछा गया है, यहाँ पे किसकी ज्यादा होगी और किसकी कम होगी आपसे पूछा गया है। तो भाई यहाँ पे आपको बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी E1 एंड E2 दी गई है, तो किसकी ज्यादा किसकी कम है। तो इसके लिए यहाँ पे आपको निकालना पड़ेगा बॉन्ड ऑर्डर निकालना पड़ेगा O2 का। O2 के पास 16 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसका जब आप बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे तो इसका जो बॉन्ड ऑर्डर आएगा वो आएगा 2, इसका बॉन्ड ऑर्डर आता है 2 आएगा। और O2 प्लस इसके पास 15 इलेक्ट्रॉन होंगे, इसका जब बॉन्ड ऑर्डर आप निकालेंगे तो आएगा 2.5 आएगा। तो जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा उसके बॉन्ड की स्टेबिलिटी ज्यादा, उसके बॉन्ड की स्टेबिलिटी ज्यादा तो उसके बॉन्ड के डिसोसिएशन की एनर्जी भी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो यहाँ पे जो होगा E2 इज ग्रेटर देन E1 हो जाएगा भैया, E2 इज ग्रेटर देन E1। कोई आंसर मैच कर रहा है इसका, यस थर्ड मैच का आंसर। देखिए क्वेश्चन में करना क्या था कि क्वेश्चन में यहाँ पे आपको बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी दी गई E1 और E2 दी गई है।
अब क्वेश्चन आपसे पूछा है, बताइए यहाँ पे E1 ज्यादा है कि E2 ज्यादा होगा। तो यहाँ पे इसके लिए हमें इन दोनों का निकालना था, बॉन्ड ऑर्डर निकालना था। तो MO2 की हेल्प से आपने इन दोनों का बॉन्ड ऑर्डर निकाल लिया। इसका बॉन्ड ऑर्डर आया 2 आया, बस का 2.5 आया। बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा, बॉन्ड की स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा, और बॉन्ड की स्ट्रेंथ जितनी ज्यादा होगी उस बॉन्ड की एनर्जी भी उतनी ज्यादा होगी। तो यहाँ पे E2 जो ग्रेटर देन E1 हो जाएगा। ठीक है, समझ गए? आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड हो जाएगा। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। भैया लैटिस एनर्जी ऑफ अ कैल्शियम क्लोराइड इज अ U। क्वेश्चन ने कहा है कि लैटिस एनर्जी ऑफ कैल्शियम क्लोराइड इज अ U। ठीक है, कहा है एंड दैट ऑफ अ NaCl इज अ U डैश। अच्छा भाई ठीक है, फॉर सेम क्रिस्टल स्ट्रक्चर एंड सेम आयनिक रेडियाई Ca2 प्लस एंड Na प्लस। अच्छा भाई, क्वेश्चन ने यहाँ पे आपको दो अलग अलग आयनिक कंपाउंडों की लैटिस एनर्जी दी है, और क्वेश्चन अब आपसे ये पूछा कि बताओ इन दोनों में लैटिस एनर्जी किसकी ज्यादा होगी, ये पूछा गया है। तो भाई देखो, जो लैटिस एनर्जी होती है, लैटिस एनर्जी जो होती है वो चार्ज के डायरेक्टली होती है। मतलब जिस स्पेसिस पे चार्ज जितना ज्यादा उसकी लैटिस एनर्जी उतनी ज्यादा। तो यहाँ पे आप देखिए, जो कैल्शियम है इस पे चार्ज आएगा +2 आएगा, और सोडियम पे चार्ज आएगा +1 चार्ज आएगा। तो इन दोनों में चार्ज किस पे जाता है? कैल्शियम पे जाता है, तो इसकी लैटिस एनर्जी इससे ज्यादा हो जाएगी। आंसर क्या हो जाएगा? U इज ग्रेटर देन U डैश। मैच करता आंसर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 में क्या है कि हाउ डू डायपोल मोमेंट एंड एंगल चेंज विद द चेंज। भाई क्वेश्चन में यहाँ पे आपसे डायपोल मोमेंट और बॉन्ड एंगल पूछा गया है, चेंजेस पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा कि भाई पहले sp3 था, फिर sp2 पे गया और फिर sp पे गया। sp3 यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल होगा कितना होगा? 109 डिग्री 28 सेकंड हो जाएगा। sp2 है, बॉन्ड एंगल कितना हो गया? 120 डिग्री हो गया, और sp है, बॉन्ड एंगल हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे बॉन्ड एंगल क्या हो रहा है? इंक्रीज कर रहा है। यदि बॉन्ड एंगल इंक्रीज करेगा तो डायपोल मोमेंट डिक्रीज कर जाएगा। क्या कहा? अगर यहां से यहां पे जाने पे बॉन्ड एंगल इंक्रीज कर रहा है तो डायपोल मोमेंट डिक्रीज कर जाएगा। तो कोई आंसर मैच कर रहा है? हाँ, डायपोल मोमेंट डिक्रीज कर रहा है और एंगल इंक्रीज कर रहा है। सेकंड इज द राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17। During the change N2 to N2 plus and O2 to O2 plus 2 plus bond length is a respective case। चलिए भैया N2 से N2 प्लस पे गए, N2 2 प्लस पे गए, और फिर कह रहे हैं कि O2 से O2 प्लस 2 पे गए। फिर लोग आगे बताइए बॉन्ड लेंथ क्या होगी, ये पूछा गया। मतलब बॉन्ड लेंथ के रिस्पेक्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि बॉन्ड लेंथ इंक्रीज करेगी या डिक्रीज करेगी। तो भाई देखिए, जो बॉन्ड लेंथ होती है वो बॉन्ड ऑर्डर के ऊपर डिपेंड करती है। किस पे करती है? बॉन्ड ऑर्डर के ऊपर डिपेंड करती है। यदि जो बॉन्ड ऑर्डर होगा वो बॉन्ड लेंथ के इनवर्सली हो जाएगा, जिसका
बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा उसकी बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी। N2 होता है यहाँ पे 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब MOT की हेल्प से आप इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे 3 निकल के आएगा। कितना आएगा? इसका बॉन्ड ऑर्डर निकल के आएगा 3 निकल के आएगा। ठीक है, N2 2 प्लस इसके पास 12 इलेक्ट्रॉन है, इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे तो इसका बॉन्ड ऑर्डर निकल के आएगा 2 निकल के आएगा। तो यहां से यहां पे जाने पे बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज कर रहा है तो बॉन्ड लेंथ इंक्रीज कर जाएगी। ठीक है, पहले वाले केस में क्या हुआ कि बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज कर रहा है तो बॉन्ड लेंथ इंक्रीज कर जाएगी। सेकंड में देखिएगा O2, इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे MOT की हेल्प से 2 निकल के आएगा और O2 +2 का बॉन्ड ऑर्डर निकल के आएगा 3 निकल के आएगा। तो यहां पे बॉन्ड ऑर्डर क्या हो रहा है? इंक्रीज कर रहा है। सेकंड वाले केस में जो बॉन्ड ऑर्डर है वो इंक्रीज कर रहा है तो भैया जो बॉन्ड लेंथ होगी वो डिक्रीज कर जाएगी। देखिए कोई आंसर मैच कर रहा है क्या? इंक्रीज इन अ फर्स्ट केस एंड डिक्रीज इन अ सेकंड केस, बिल्कुल सही। फर्स्ट केस में बॉन्ड लेंथ इंक्रीज कर रही है और सेकंड केस में बॉन्ड लेंथ डिक्रीज कर रही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 71। पेपर ये काफी टफ पेपर नहीं है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन दिए गए पेपर में। क्वेश्चन नंबर 71 क्या है? The number of a nodal plane in a pigeon sigma star as antibonding orbital। कर भाई क्वेश्चन में आपसे यहाँ पे नंबर ऑफ नोडल प्लेन पूछा है। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो रहा है? एंटी बॉन्डिंग, सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग हो रही है। भैया अगर सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग होगी तो वहां पे नोडल प्लेन आपको सिर्फ और सिर्फ एक मिलेगा। ठीक है, उसका आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड आंसर हो जाएगा इसका। ठीक भैया, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 पे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 क्या है? The bond angle in ASH3 is a greater than that in a। अच्छा भाई क्वेश्चन में क्या है कि बताइए इसका जो बॉन्ड एंगल है वो इन तीनों में किससे ज्यादा होगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा कि सभी का बॉन्ड एंगल निकालना पड़ेगा। तो भाई जो अमोनिया होता है इसने तो भैया 3 बॉन्ड पे बना लिए और नाइट्रोजन के पास अभी भी एक लोन पे है तो इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, sp3 हो जाएगा, sp3 हो जाएगा। और यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल आएगा 109 डिग्री 28 सेकंड आएगा। ठीक है, माना कि इसके पास एक बॉन्ड पे आ गया है, इसका जो बॉन्ड एंगल होगा थोड़ा कम हो जाएगा। अप्रॉक्स कितना हो जाएगा भाई? मान लो कि 107 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो अमोनिया बॉन्ड एंगल कितना आ गया? 107 आ गया। बात कर लेते हैं वाटर की, बात कर लेते हैं भाई। वाटर के पास क्या कि ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन 6 ग्रुप का एलिमेंट है। बैलेंसर में 6 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में चले गए, अभी 2 लोन पेयर है, उसका हाइब्रिडाइजेशन कितना आ जाएगा? इसका हाइब्रिडाइजेशन आएगा sp3 होगा। अब बात की जाए बॉन्ड एंगल की तो भैया बॉन्ड एंगल 109 से घट के हो जाएगा 104 डिग्री। ठीक है, हाँ भाई BCl3। अरे भैया तुम तो sp2 हो और sp2 का बॉन्ड एंगल कितना होता है? 120 होता है। इसके पास तो कोई लोन पेयर होगा नहीं। तो हमने क्या किया कि सबसे पहले आप सभी का बॉन्ड एंगल निकाल लीजिए। अब यहाँ पे आर्सेनिक हाइड्राइड, जो आर्सेनिक हाइड्राइड होता है इसका जो बॉन्ड एंगल होता है वो अप्रॉक्स होता है 92 डिग्री होता है। आर्सेनिक हाइड्राइड का जो बॉन्ड एंगल होता है 92 डिग्री के अप्रॉक्स होता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता है, यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता है, यहाँ पे प्योर pp एटॉमिक ऑर्बिटल होता है। ठीक है ना, यहाँ पे प्योर क्या होती है? ओवरलैपिंग होती है, हाफ फिर प्योर ओवरलैप करते हैं तो यहाँ पे बॉन्ड एंगल हो जाता है 92 डिग्री हो जाता है। तो भाई इसका बॉन्ड एंगल तो इन सबसे कम है, तो आंसर क्या हो जाएगा? 4th हो जाएगा, नन ऑफ दिस हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। चलिए
द पेयर ऑफ स्पेसीज ऑफ ऑक्सीजन and their magnetic behavior are noted below. Which of the following present correct description? भाई यहाँ पे आपको O2 माइनस और O2 प्लस, अच्छा चलिए आइए भाई यहाँ पे हमें इनका मैग्नेटिक बिहेवियर बताना है, ठीक है। तो इनका मैग्नेटिक बिहेवियर देखो होता क्या है, क्या होगा भाई, एक चीज समझो, मैग्नेटिक बिहेवियर जिनके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इवन होंगे वो होते हैं डायामैग्नेटिक होते हैं, ठीक है। वो क्या होते हैं, डायामैग्नेटिक होते हैं। आपको यहाँ पे मोटी लगाने की जरूरत नहीं, आप ऐसे कर लीजिएगा, ठीक है। और जिनके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और होते हैं उनका जो मैग्नेटिक बिहेवियर होता है वो होता है पैरामैग्नेटिक होता है, पैरामैग्नेटिक होता है, ठीक है। आइए अब देखिए एक आंसर बताएंगे थर्ड वाला, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के पास यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 16 इलेक्ट्रॉन है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 16 है। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 16 है तो ये कैसा हो गया, इवन हो गया। अगर इवन है तो क्या होगा, डायामैग्नेटिक होगा। बट एमओटी कहता है कि ऑक्सीजन के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो इवन होते हैं बट ये डायामैग्नेटिक नहीं होता है, ये होता है पैरामैग्नेटिक होता है। कैसा होता है, पैरामैग्नेटिक होता है, क्योंकि इसका एक इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसके दो इलेक्ट्रॉन पाई स्टार एंटी बॉन्ड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में चले जाते हैं, तो कैसा हो जाता है, पैरामैग्नेटिक हो जाता है। और यहाँ पे देखिए इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आ रहे हैं, 15 आएंगे, ठीक है। कितने आएंगे, 15 आएंगे। भैया ऑड इलेक्ट्रॉन है तो कैसा हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। यस, ये दोनों आपस में क्या होंगे, पैरामैग्नेटिक होंगे, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 74 पे। क्वेश्चन नंबर 74 क्या है कि द करेक्ट ऑर्डर ऑफ अ डायपोल मोमेंट। भैया यहाँ पे डायपोल मोमेंट का आपसे करेक्ट ऑर्डर पूछा गया, तो ध्यान दीजिए जो डायपोल मोमेंट होता है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डायरेक्टली होता है भैया, ठीक है ना। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज कर जाएगी तो डायपोल मोमेंट भी डिक्रीज कर जाएगा। तो यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे आपको पहला जो दिया गया है, हाँ डाउन द ग्रुप, 6th ग्रुप में डाउन द ग्रुप आने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज कर रही है, तो इसका जो डायपोल मोमेंट होगा वो डिक्रीज कर जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। भाई ये क्या है, 6th ग्रुप का एलिमेंट है और डाउन द ग्रुप आ रहे हो तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज कर रही है, तो डायपोल मोमेंट क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा। आंसर क्या होगा, फर्स्ट होगा, सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 75। During the formation of a covalent bond, electron cloud combining atom, भैया जब दो एटम के हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं तो वहां पे कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। अब यहाँ पे जो ओवरलैपिंग होती है वो फुली ओवरलैपिंग नहीं होती है, बल्कि यहाँ पे पार्शली ओवरलैपिंग होती है। यस, जब कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तो वहां पे जो ओवरलैपिंग होती है वो पार्शली ओवरलैपिंग होती है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। चलिए भाई नेक्स्ट, which of the following has a highest lattice energy। अभी मैंने आपको बताया था कि जो लैटिस एनर्जी होती है, जो लैटिस एनर्जी होती है वो चार्ज के डायरेक्टली होती है। जिस स्पेसिस पे चार्ज जितना ज्यादा उसकी लैटिस एनर्जी उतनी ज्यादा, ठीक है। लिथियम पे चार्ज कितना आएगा, +1 आएगा। मैग्नीशियम पे चार्ज कितना आएगा, +2 आएगा। कैल्शियम पे चार्ज कितना आएगा, +2 आएगा। एल्यूमिनियम पे चार्ज कितना आएगा, +3 आएगा। तो भैया यहाँ पे चार्ज है मैक्सिमम, तो उसकी लैटिस एनर्जी भी होगी मैक्सिमम। आंसर क्या हो जाएगा, 4th हो जाएगा। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77।
क्या पूछा गया क्वेश्चन में, which of the following pairs the two species have the same geometry? सिंपली आपको यहाँ पे क्या करना है, ज्योमेट्री निकालनी है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले आप निकालेंगे हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, क्वेश्चन में आप चेक करेंगे जिनका हाइब्रिडाइजेशन सेम होगा उनकी ज्योमेट्री भी क्या होगी, सेम हो जाएगी। चलिए भाई, यहाँ पे देखिए पहला ऑप्शन में क्या है, BF3 है, वो थर्ड ग्रुप का एलिमेंट होता है, बैलेंसर में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं और तीनों इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करके बॉन्ड, तो यहाँ पे इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, sp2 हो जाएगा। इसके पास 3 बॉन्ड पेयर है और 0 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। बात कर लेते हैं अमोनिया की, नाइट्रोजन के पास 1 लोन पेयर है और 3 बॉन्ड पेयर होंगे, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3 हो जाएगा। तो भैया यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन अलग अलग है तो ज्योमेट्री भी क्या होगी, अलग अलग होगी। एक होगा टेट्राहेड्रल तो एक होगा ट्राइगोनल। हाँ ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेकंड वाला ऑप्शन चेक कीजिए, CO2 बाय कार्बन, वैलेंस में 4 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे लग गए ऑक्सीजन और यहाँ पे लग गए ऑक्सीजन, इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp और ज्योमेट्री होगी लीनियर, कोई भी लोन पे नहीं है। सेकंड वाला चेक कीजिए, C2H2 कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, एक यहाँ पे लग गया हाइड्रोजन और एक यहाँ पे लग गया हाइड्रोजन। ठीक है, आप निकालिए इसका जो हाइब्रिडाइजेशन आएगा ये आ जाएगा sp आ जाएगा। भैया sp हाइब्रिडाइजेशन है, ज्योमेट्री कैसी होगी, लीनियर हो जाएगी। तो आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड, यही पूछा गया आपसे। चलिए आगे बढ़ते हैं। Formation of which of the following cannot be explained by valence bond theory? भैया वो कौन सा फॉर्मेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, अच्छा वो कौन सा मॉलिक्यूल है जिसको वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के द्वारा हम लोग एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। पहले बात की H2+ की बात कर लेते हैं। H2+ हाइड्रोजन के बैलेंसर में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, बट इसके पास एक पॉजिटिव चार्ज आने के वजह से जो 1 इलेक्ट्रॉन था वो भी चला गया। तो यहाँ पे जो बॉन्ड बनेगा वो बनेगा ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल। ये क्या कहलाएगा, ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल हो गया। जो ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल होते हैं ये ऑक्टेट रूल का उल्लंघन करते हैं। ठीक है ना, इनको हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के द्वारा एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। सेकंड क्या NO दिया गया, ये तो हो गया फर्स्ट। बात कर लेते हैं सेकंड वाले की, भाई नाइट्रोजन फिफ्थ ग्रुप का एलिमेंट होता है, बैलेंस में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, जिनमें से 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में चले गए। यहाँ पे 2 ऑक्सीजन दे दिए, ऑक्सीजन पास आ गए, 2 लोन पेयर आ गए, ऑक्सीजन तो ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। बट नाइट्रोजन इसके पास आ जाएंगे 3 और इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। देखें यहाँ पे क्या बन गया, यहाँ पे ये हो गया 3 और इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल। और जो ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल होते हैं उनको वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाती। तो आंसर क्या हो जाएगा, बोथ A एंड B। O2 तो सही है, देख लीजिए भाई, ऑक्सीजन को ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, कोई भी ऑक्टेट रूल का उल्लंघन नहीं हो रहा है, दोनों ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है। यस, इसको हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के द्वारा एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, बोथ A एंड B। क्वेश्चन नंबर 79, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 79 की बात कर ली जाए। तो भैया क्वेश्चन नंबर जो 79 है, O2 and N2 if converted to O2 plus and N2 plus respectively, which of the following is not a correct? अच्छा भाई, यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए गए, हमें बताना कि कौन सा ऑप्शन सही नहीं है। तो पहला ऑप्शन दिया गया, इलेक्ट्रॉन इन O2 goes from pi star to py। बिल्कुल सही है। जब आप O2 का MO2 की हेल्प से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो आप देखेंगे कि इसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होते हैं वो पाई स्टार 2py और पाई स्टार 2pz में जाता है। बिल्कुल सही दिया गया है। सेकंड बात देख लीजिए, इलेक्ट्रॉन इन N2 goes from सिग्मा टू pz। यस, बिल्कुल सही दिया गया है। आप N2 का MO2 की हेल्प से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो वहां पे आप देखेंगे कि इसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है सिग्मा 2pz में जाता है।
ठीक है, चलिए आइए करके दिखा देते हैं। सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार दो चार कितनों के दो चार 6 और जाएगा पाई 2py पावर पाई 2pz। ठीक हो गया, फिर क्या आ जाएगा सिग्मा स्टार 2pz आ जाएगा। ठीक है, देख लीजिए भाई, ये 2 और 2 4 2 6 8 9 10 और 2 12 आइए क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन नंबर 79 क्या है भाई? O2 and N2 if converted to O2 plus and N2 plus respectively, which of the following is not correct? यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए गए और क्वेश्चन पूछा गया कि बताइए कौन सा ऑप्शन सही नहीं है। तो पहला ऑप्शन क्या दिया गया? इलेक्ट्रॉन इन O2 goes from pi star to py, बिल्कुल सही दिया गया है। ऑक्सीजन यहाँ पे इसके बाद नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 16 होंगे। ठीक है, इनके जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होते हैं पाई स्टार 2py और पाई स्टार 2pz में जाते हैं। एक एक इलेक्ट्रॉन इन दोनों में आ जाते हैं, तो यहाँ बिल्कुल सही दिया गया। अगला देखिए, इलेक्ट्रॉन इन N2 goes from 2pz सिग्मा pz, ये वाला भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही दिया है। जब आप N2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे MO2 की हेल्प से, तो आप देखेंगे कि इसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है वो सिग्मा 2pz में जाता है। ठीक है, अगला देखिए, बॉन्ड लेंथ ऑक्सीजन टू ऑक्सीजन एंड बॉन्ड लेंथ बॉन्ड O2 बॉन्ड लेंथ O2 इज ग्रेटर देन बॉन्ड लेंथ O2 प्लस, ये दिया गया है। चलिए भाई देखिए, अगर आपको बॉन्ड लेंथ का पता लगाना है तो सबसे पहले आपको यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर निकालना पड़ेगा। जो O2 होता है, इसका जब आप MOT की हेल्प से बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे, उसका बॉन्ड ऑर्डर आता है 2 आएगा। भाई इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा? 2 आ जाएगा। बेटा मैं बाबा यहाँ पे MOT का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं लिखूंगा, बहुत टाइम किल होता है। ठीक है ना, वो आपको खाता होगा। यदि आप यहाँ पे O2 प्लस का बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे तो उसका जो बॉन्ड ऑर्डर आएगा वो आएगा 2.5 आएगा। ठीक है, ऑर्डर ज्यादा उसकी बॉन्ड लेंथ क्या होगी? कम हो जाएगी। तो बिल्कुल सही दिया गया है कि बॉन्ड लेंथ O2 प्लस की कम होगी और बॉन्ड लेंथ O2 की ज्यादा हो जाएगी। सही दिया गया। नेक्स्ट क्या है अगला? बॉन्ड लेंथ N2 की जो बॉन्ड लेंथ है वो जो ग्रेटर देन बॉन्ड लेंथ ऑफ N2 प्लस, तो यहाँ पे क्या करोगे? बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे। N2 का बॉन्ड ऑर्डर आएगा 3 आएगा और इसका बॉन्ड ऑर्डर आएगा 2.5 आएगा। अगर इसका बॉन्ड ऑर्डर है कम तो उसकी बॉन्ड लेंथ हो जाएगी ज्यादा। ठीक है, N2 प्लस की बॉन्ड लेंथ होगी ज्यादा N2 से, तो फोर्थ वाला ऑप्शन गलत है, यही आपसे पूछा गया है, रॉन्ग आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 80। भाई क्वेश्चन नंबर 80 में, क्वेश्चन नंबर 80 में क्या है कि द करेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग इज। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि बताइए इनमें से कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट आपको दिया गया है। तो पहला आपको ऑप्शन दिया गया, इन अ C2 देयर इज अ डबल बॉन्ड एंड बोथ द बॉन्ड आर कॉल्ड पाई बॉन्ड। ठीक है,
बिल्कुल सही है। इन C2 में जो कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड होते हैं, ये दोनों ही बॉन्ड पाई बॉन्ड कहलाते हैं। ये एक्सेप्शन होता है C2 एंड B2 में होता है। वैसे अगर देखा जाए तो पाई बॉन्ड होता है ऑब्वियस फॉर्मेशन ऑफ आफ्टर सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। तो यहाँ पे बिल्कुल आपको सही दिया गया है। सेकंड, बॉन्ड ऑर्डर ऑफ अ कार्बन मोनोऑक्साइड इज 3 एंड CO प्लस 3.5। यस, जब आप MOT की हेल्प से इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे तो बिल्कुल सही आपको बॉन्ड ऑर्डर निकल के आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई। यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 14 हो जाएंगे। NO+ में कितने हैं? 14 इलेक्ट्रॉन होंगे। N2 में कितने हैं? 14 इलेक्ट्रॉन है। यदि इन तीनों में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है तो इनका बॉन्ड ऑर्डर भी सेम होगा। तो यहाँ पे कुल मिला के आपको चारों ऑप्शन बिल्कुल सही दिए गए, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 81 में क्या है कि आपसे पूछा गया व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ अ नाइट्रोजन इन अ फॉलोइंग मॉलिक्यूल। अरे भैया सिंपल सा आपको मॉलिक्यूल बना के दिया गया है और वहां पे आपसे सेंट्रल एटम नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन पूछा गया है। नहीं बता पाओगे क्या? आइए देख लेते हैं। देखो भैया, नाइट्रोजन पास आ गया, एक लोन पेयर आ गया और यहाँ पे लगा SiH3 लगा है, एक यहाँ पे लगा SiH3 लगा है और एक यहाँ पे लगा SiH3 लगा है, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा इसका? sp3। क्या होगा? sp3। पर sp3 नहीं होगा, यहाँ पे sp3 नहीं होगा। आपने क्या देखा कि यहाँ पे 3 बॉन्ड पे एक लोन पेयर तो हो गया, sp3 हो गया। ऐसा नहीं होगा, असल में यहाँ पे हो जाएगी बैक बॉन्डिंग हो जाएगी। यहाँ पे आप देखिए नाइट्रोजन के साथ लगा सिलिकॉन, और जो सिलिकॉन होता है 4th ग्रुप का एलिमेंट होता है, 3rd पीरियड का एलिमेंट होता है। इनके पास एम्प्टी डी एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं। एम्प्टी डी एटॉमिक ऑर्बिटल होने के कारण ये अपने ऑक्टेट को एक्सपेंड कर सकता है। यस, तो यहाँ पे होगा क्या कि जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है, ये लोन पेयर इसके एम्प्टी डी एटॉमिक ऑर्बिटल में चला जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से लोन पेयर तो भैया डीलोकलाइज हो गया, तो यहाँ पे नाइट्रोजन पास सिर्फ और सिर्फ 3 सिग्मा बॉन्ड ही तो बचे हैं। इसका हाइड्रोजन क्या हो जाएगा? sp2 हो जाएगा। होना चाहिए था sp3 बट होगा sp2। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे हो रही है बैक बॉन्डिंग, और जब बैक बॉन्डिंग होगी तो नाइट्रोजन का लोन पेयर डीलोकलाइज हो जाएगा, तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp2। आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 82, द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन द सेम प्लेन इन B2S6। भैया B2S6 की बात चल रही है, ठीक है। और क्वेश्चन में पूछेगा कि यहाँ पे कितने नंबर ऑफ एटम एक ही प्लेन में एग्जिस्ट करते हैं। इसकी आप लोग डिटेल में जानकारी देंगे जब आप लोग पढ़ेंगे, 3rd ग्रुप पढ़ेंगे, वहां पे आपको इसका डिटेल में जानकारी दी जाएगी। तो अभी आप लोग इतना समझ लीजिए, इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे। यहाँ पे टर्मिनल पोजीशन पे 4 हाइड्रोजन एटम रखे होंगे और 2 हाइड्रोजन एटम यहाँ पे लगे होंगे इस प्रकार से। ये बनाना बॉन्ड कहलाता है। आइए देखिए, यहाँ पे 4 टर्मिनल वाले हाइड्रोजन एटम और 2 बोरान एटम, ये छइयों के छइयों एटम एक ही प्लेन में होते हैं, सेम प्लेन में होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड। 6 एटम सेम प्लेन में होंगे, ठीक है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। बॉन्ड ऑर्डर ऑफ CO प्लस। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 83, बॉन्ड ऑर्डर ऑफ CO प्लस। क्वेश्चन में आपसे CO प्लस का बॉन्ड ऑर्डर पूछा गया, तो आप MOT की हेल्प से इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, फिर लगाएंगे फॉर्मूला बॉन्ड ऑर्डर। तो बॉन्ड ऑर्डर इक्वल हो जाएगा 1/2 इंटू NB माइनस का NA, ठीक है। चलिए, जब आप MOT की हेल्प से इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे
तो Nb में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी 10 और एंटी बॉल में इलेक्ट्रॉन जाएंगे 3 जाएंगे, तो आ जाएगा 1/2 × 7, तो उसका बेटा बॉन्ड ऑर्डर निकल आएगा 3.5। कोई आंसर मैच कर रहा है? सेकंड। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन नंबर 84 में क्या है कि व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ हाइड्राइड। अच्छा, क्वेश्चन में आपसे फिफ्थ ग्रुप के हाइड्राइड का बॉइलिंग पॉइंट पूछा गया है, ठीक है। तो भाई देखिए, जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, जो बॉइलिंग पॉइंट होगा इट इज डायरेक्टली फॉर द मॉलिक्यूलर वेट। यदि मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज करेगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। तो फिफ्थ ग्रुप के जो हाइड्राइड होंगे, अमोनिया, फॉस्फीन, आर्सेनिक हाइड्राइड, एंटीमनी और बिस्मुथ हाइड्राइड जो होगा। तो भैया डाउन द ग्रुप आने पे मॉलिक्यूलर वेट बढ़ रहा है, तो यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा? इंक्रीज कर जाएगा। तो ऑर्डर क्या निकल के आएगा? ये ऑर्डर निकल के आया। बट यहाँ पे होता क्या है कि जो अमोनिया होता है इसके पास होता है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। जब बेटा इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड आ जाता है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट एक्सेप्शनली बढ़ के आर्सेनिक हाइड्राइड से भी ज्यादा हो जाता है। तो ऑर्डर निकल आएगा, सबसे ज्यादा होगा बिस्मुथ हाइड्राइड, फिर एंटीमनी, फिर देन कोई दिया गया, हाँ, देन अमोनिया, फिर आर्सेनिक और देन फॉस्फीन। तो ऑर्डर क्या निकल आएगा? फोर्थ निकल आएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। When py and py orbital overlap in a z axis, which type bond form? क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पे इंटरन्यूक्लियर एक्सिस z है, z को हमने इंटरन्यूक्लियर एक्सिस मान लिया और py ओवरलैप कर रहा है, तो हमने मान लिया कि ये py एक्सिस हो गई और ये भी हो गई py एक्सिस हो गई। अब यहाँ पे py एक्सिस ओवरलैप कर रही है, तो भैया यहाँ पे कैसी होगी? यहाँ पे होगा लैटरल ओवरलैपिंग होगी। कैसी होगी? यहाँ पे लैटरल ओवरलैपिंग होगी, ठीक है। जब लैटरल ओवरलैपिंग होगी तो वहां पे पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। यस, जब लैटरल ओवरलैपिंग होगी तो पाई बॉन्ड बनेगा और जब एंड टू एंड ओवरलैप होगा तो वहां पे सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पे आंसर क्या हो गया? सेकंड आंसर हो गया, पाई बॉन्ड बनेगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 86। The number of 90 degree bond angle in a PCl5। PCl5 में 90 डिग्री के कितने बॉन्ड एंगल होते हैं? तो सबसे पहले आप इसका निकाल लेंगे हाइब्रिडाइजेशन। फॉस्फोरस फिफ्थ ग्रुप का एलिमेंट होता है, वैलेंस में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं और पांचों इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर गए, कोई भी लोन पेयर नहीं है, तो बेटा इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा 5 बॉन्ड पेयर प्लस नो लोन पेयर। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गया? sp3d2 sp3d2 आ जाएगा, ठीक है। चलिए भाई कितना एंगल हो किसमें? आइए बनाते स्ट्रक्चर बनाते इसका, ठीक है। चलो हाँ भाई, और एक सेल तुम यहाँ पे आ जाओ, ठीक है। एक ऊपर से आ जाओ, एक नीचे से आ जाओ, एक दाएं से आ जाओ, एक बाएं से आ जाओ, ये आ गए। अब यहाँ पे 90 डिग्री कितने एंगल होंगे ये आप देखिएगा। ये कहलाएगा ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। अब यहाँ पे ट्राइगोनल बाइपिरामिडल है, ठीक है। मतलब मान के चलो कि आपका हो गया ट्राइगोनल हो गया, एक पिरामिडल ऊपर है और एक नीचे है, ठीक है। तो ऊपर वाले से तीन बनेंगे 90 डिग्री के और नीचे वाले से बनेंगे 3 90 डिग्री के। तो टोटल कितने हो गए?
6 हो जाएंगे 90 डिग्री के एंगल। एक होगा तो भैया यहाँ पे 6 हो गए 90 डिग्री वाले हो गए। आप देखिए यहाँ पे आपको 120 वाला मिलेगा 3 और 180 डिग्री वाला मिलेगा 1। ठीक है, तो आंसर में आपसे 90 डिग्री पूछा गया था, आंसर हो जाएगा फर्स्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ अ स्टेबिलिटी n2-1। चलिए चलो भाई, द करेक्ट बॉन्ड ऑर्डर में बताना है। ठीक है, तो आइए यहाँ पे निकाल लेते हैं हम लोग, बॉन्ड ऑर्डर निकाल लेते हैं। स्टेबिलिटी का ऑर्डर, भाई स्टेबिलिटी का ऑर्डर निकालना तो यहाँ पे आप क्या निकालना पड़ेगा, बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे। मैं आपको कई बार क्वेश्चन बता चुका हूँ, टाइप क्वेश्चन। ठीक है ना, पहले आप क्या करो, बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे, जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगी उसकी स्टेबिलिटी भी ज्यादा होगी। ठीक है, स्टार्ट में 3-4 क्वेश्चन कहा चुका हूँ, तो उसका आंसर जो हो जाएगा आई थिंक मेरे ख्याल से जो आंसर होना चाहिए 8 होना चाहिए। ठीक है, अब एक ही टाइप क्वेश्चन बार डिस्कस नहीं करेंगे। इसका आंसर जो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक भैया, पहले क्या करोगे, बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे, जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगी उसकी स्टेबिलिटी भी ज्यादा हो जाएगी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 88 में। Which of the following having maximum ionic character? क्वेश्चन में आपसे मैक्सिमम आयनिक कैरेक्टर पूछा गया है। देखिए, अगर क्वेश्चन में आपसे कोवैलेंट कैरेक्टर पूछा जाता तो हम लोग यहाँ पे लगा देते हैं, फैजन रूल लगा देते हैं। ठीक है, फैजन रूल लगा के हम लोग ये पता कर लेते हैं किसका कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। बट यहाँ पे आयनिक कैरेक्टर पूछा गया तो क्या करें, तो आप एक काम करो ना कि आप यहाँ पे कोवैलेंट कैरेक्टर निकाल दो, और इसका कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा उसका आयनिक कैरेक्टर सबसे कम हो जाएगा। आप इस तरीके कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या पूछा गया आपसे, मैक्सिमम आयनिक कैरेक्टर पूछा गया है। मैक्सिमम आयनिक कैरेक्टर उसका ज्यादा होगा जिसका कोवैलेंट कैरेक्टर सबसे कम होगा। तो आइए चेक कर लेते हैं। भाई यहाँ पे क्रोमियम पे चार्ज आएगा +3 आएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्रोमियम पे चार्ज आएगा +4 आ जाएगा। यहाँ पे इस पे चार्ज आएगा +1 आएगा, और CrO5 वही यहाँ पे ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो यहाँ पे क्रोमियम पे चार्ज आएगा +6 आएगा। ठीक है, अच्छा भाई, अच्छा एक चीज बताओ, जो कोवैलेंट कैरेक्टर होता है पोलराइजिंग पावर के लिए, कैटायन पे चार्ज जितना ज्यादा उसका कोवैलेंट कैरेक्टर उतना ज्यादा होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे सबसे कम चार्ज किस पे, किस कैटायन पे, तो ये थर्ड वाले ऑप्शन में चार्ज आया +1 आया। अगर यहाँ पे चार्ज है +1 तो उसका कोवैलेंट कैरेक्टर होगा सबसे कम। अगर कोवैलेंट कैरेक्टर होगा सबसे कम तो आयनिक कैरेक्टर हो जाएगा सबसे ज्यादा। तो आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ज्यादा दिमाग में लगाओ, ऐसे कर सकते हैं। ठीक है ना, आगे बढ़ो क्वेश्चन नंबर 89। क्वेश्चन नंबर 89 में क्या है, Which of the following compound having maximum dipole moment? भाई यहाँ पे आपसे पूछा गया कि मैक्सिमम डाइपोल मोमेंट किसमें होगा, तो पहली बात तो समझो भैया कि 3rd और 4th ये तो वैसे भी नहीं होंगे। अगर सराउंडिंग एटम सेम है और कोई भी लोन पेयर नहीं है तो उनका नेट डाइपोल मोमेंट होता है 0 होता है। सराउंडिंग एटम सेम है, कोई भी लोन पेयर नहीं है, सराउंडिंग एटम सेम है, कोई भी लोन पेयर नहीं है, इनका नेट डाइपोल मोमेंट क्या होगा, 0 का। अब बात कर लेते हैं फर्स्ट और सेकंड की बात कर लेते हैं। ये पाई बॉन्ड यहां पे डीलोकाइज हो जाएगा,
ठीक है, तो इस पे आएगा प्लस चार्ज और ये पाई बॉन्ड जाके यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, इस पे आएगा नेगेटिव चार्ज। हाँ, ये पोलर हो गया, ठीक है बेटा। ये एरोमेटिक स्टेबलाइज हो रहा है, अभी आप लोगों ने पढ़ा नहीं होगा, ये एरोमेटिक स्टेबलाइज हो रहा है, ठीक है। अच्छा भाई, अब यहाँ पे देखिए क्या है, ये पाई बॉन्ड जाके यहाँ पे शिफ्ट होगा, ये यहाँ पे शिफ्ट होगा बेटा, ये हो जाएगा एंटाई एरोमेटिक। अभी आपको किसी चीज आगे पढ़नी है, ये होगा एंटाई एरोमेटिक होगा। तो जो एरोमेटिक स्टेबलाइज होगा, इसका डायपोल मोमेंट होगा सबसे ज्यादा। आंसर वन लगाएंगे इसका, ठीक है ना। एक को एरोमेटिक है, ठीक है, और यहाँ पे जब पाई बॉन्ड टूट के यहाँ पे शिफ्ट हुआ, एक पे प्लस आ गया, दूसरे पे नेगेटिव आ गया, तो इसका क्या होगा, डायपोल मोमेंट हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। और ये कैसे है, तो एंटी एरोमेटिक है, ठीक है। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 90 की बात कर लेते हैं। Which of the following compound having maximum dipole moment पूछा गया है, ठीक है। आइए, अगर भैया दूसरे दिखाई पड़ रहा है, तीसरा आंसर होना चाहिए इसका। कैसे होगा, देखिए भाई, यहाँ पे जो कार्बन कैसा है, ये कार्बन आपको दिया गया sp2 कार्बन दिया गया है, और यहाँ पे आपको दिया गया sp3 कार्बन दिया गया है। sp2 कार्बन और sp3 कार्बन, यहाँ पे परसेंटेज ऑफ पी कैरेक्टर ज्यादा है, तो ये होगा इलेक्ट्रो पॉजिटिव होगा, ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रो नेगेटिव होगा। और हमारी केमिस्ट्री में जो वेक्टर है वो प्लस टू माइनस चलता है, तो यहाँ पे जो पोलर बॉन्ड होगा प्लस टू माइनस आएगा, ठीक है। नीचे वाले में देखिए, ये कार्बन कैसा है, sp2 है, और यहाँ पे क्या है, माइनस आई ग्रुप लगा है, ठीक है। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, और यहाँ पे क्या है, प्लस आई इफेक्ट ज्यादा है, तो वेक्टर यहाँ पे क्या होगा, प्लस टू माइनस होगा। दोनों पोलर बॉन्ड एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो इसकी पोलरिटी कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 91 पे। क्वेश्चन नंबर 91, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेसिस इन द अंडरलाइन कार्बन हैव, अच्छा अंडर, भैया अंडरलाइन कर लेना, इन्हों तो किया नहीं, तो आप ही लोग कर लेना, ठीक है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन, अरे यार भैया दूसरे दिखाई पड़ा है, क्या होगा sp3, यही हो जाएगा, है ना, यही होगा sp3। करके दिखाई क्या, चलो दिखा देते हैं। इस वाले कार्बन से लगा एक मिथाइल ग्रुप, एक हाइड्रोजन यहाँ पे लगा दो, एक हाइड्रोजन यहाँ पे लगा दो, एक OH यहाँ पे लगा दो, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गया, sp3 आ गया, यही पूछा गया, आंसर हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 92 पे। भैया लैटिस एनर्जी पे क्वेश्चन आ गया है। लैटिस एनर्जी ऑफ एन आयनिक कंपाउंड डिपेंड अपॉन, तो भैया जो लैटिस एनर्जी होती है वो चार्ज के डायरेक्टली होती है और साइज के इनवर्सली होती है, ठीक है। पोलराइजिंग पावर के लिए चार्ज के डायरेक्टली होगी और साइज के इनवर्सली होगी। पोलराइजेबिलिटी के लिए चार्ज के डायरेक्टली होगी और साइज के भी डायरेक्टली होगी। तो जो लैटिस एनर्जी है वो डिपेंड करती है चार्ज ऑन द आयन एंड साइज ऑन द आयन पे डिपेंड करती है। तो आंसर हो जाएगा फोर्थ हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। क्या है क्वेश्चन भाई, अच्छा हाइड्रोजन बॉन्ड पूछा गया है। तो भैया देखो हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है एक प्रकार का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो जहां पर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा मिलेगा वहां पे बनने वाला हाइड्रोजन बॉन्ड उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। अब यहाँ पे भैया देखो जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन किससे लगा है, फ्लोरीन के साथ लगा है, और हाइड्रोजन बॉन्ड किसके साथ बना रहा है, फ्लोरीन के साथ बना रहा है। और भैया हमारे केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है, स्पीशीज होती है, वो होता है फ्लोरीन होता है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा वो हो जाएगा मोर स्टेबल होगा, ठीक है। तो आंसर क्या लगाएंगे, फर्स्ट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। Which of the following species have the which one of the following pairs of species have the same bond order? क्या भैया बॉन्ड ऑर्डर निकालना है, कई बार बता चुके बॉन्ड ऑर्डर निकालना है, ठीक है ना। एमओटी की हेल्प से बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं। तो आइए फिर भी देख लेते हैं। देखो जिनके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होंगे उनका बॉन्ड ऑर्डर भी सेम होगा, ठीक है।
जो बॉन्ड ऑर्डर है, जिनके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होंगे उनका बॉन्ड ऑर्डर भी क्या होगा, सेम होगा। तो यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे भाई इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो वो हर क्वेश्चन सॉल्व ना करना, ठीक है, थोड़ा दिमाग लगा के चलना। ऐसा नहीं कि हम एमओटी के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने लगे, बॉन्ड ऑर्डर को फॉर्मूला लगाया, निकाल ले, थोड़ा वो क्वेश्चन को दिमाग में क्या करो, ठीक है। यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने, 15 है, और यहाँ पे भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आ रहे हैं, 15 आ रहे हैं। अरे भैया जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों का सेम है तो बॉन्ड ऑर्डर भी क्या होगा, सेम होगा। आंसर क्या आ जाएगा, सेकंड में जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा दिमाग लगाए काम कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 195। क्वेश्चन नंबर 95 विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 90 दोनों आपस में क्या हो गए, सेम हो गए। क्वेश्चन नंबर 90 और क्वेश्चन नंबर 95 आपस में क्या हो गए, सेम हो गए। तो आंसर क्या मैंने बताया था, थर्ड बताया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 96, क्वेश्चन नंबर 96 में क्या किया, द परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर ऑफ द हाइब्रिड ऑर्बिटल इन मीथेन, एथीन एंड इथाइन। यहाँ पे आपको 3 मॉलिक्यूल दिए गए, मीथेन, एथीन एंड इथाइन, 3 हाइड्रोकार्बन दिए गए, और इन तीनों में आपको परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर बताना है। तो सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा इनका हाइब्रिडाइजेशन। तो आइए बात कर लेते हैं मीथेन की। मीथेन CH4, बेटा इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3 होगा, और परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर निकालोगे तो यहाँ पे एस का परसेंटेज ऑफ कैरेक्टर आ जाएगा 25%, ठीक है। परसेंटेज निकालना आता है ना 25%। चलिए चेक कर देते हैं परसेंटेज निकालना। 100 इंटू एस एटॉमिक ऑर्बिटल कितने हैं, 1 है, 1 कर दिया। टोटल एटॉमिक ऑर्बिटल कितने हैं, 3p और 1 s, 4। तो यहाँ पे s का 25% निकल आएगा, इस प्रकार से निकालते हैं, ठीक है। दूसरा क्या दिया गया, इथेन, एथीन, तो C2H4। तो भाई यहाँ पे निकाल लो, एक हाइड्रोजन हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई, 1 2 3, यहाँ पे इसका हाइब्रिडेशन आ जाएगा, sp2 आ जाएगा, ठीक है। भाई देखिए ना इसमें कितने, एक कार्बन ने 3 से बॉन्ड बनाए, ठीक है, तो इसका हाइब्रिडेशन क्या आ गया, sp2 आ गया। अगर sp2 आ गया तो यहाँ पे परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर कितना आ जाएगा, 33% आएगा, ठीक है। अगला देख लीजिए क्या है, इथाइन है, C2H2 हो गया, तो भाई यहाँ पे CH, तो ये तो हो गया भाई sp हो गया, हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गया, sp आ गया। यहाँ पे परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर कितना आ गया, 50% आ गया। तो 25 33 और 50, 25 33 और 50 पहला आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 97, क्वेश्चन नंबर 97 में क्या है कि which is the correct order of bond length for CC bond in benzene, ethane, ethene and ethane। भैया बॉन्ड लेंथ आपको बतानी है, ठीक ना, कार्बन टू कार्बन, बेंजीन। चलो तो बात करते हैं बेंजीन की, C6H6। ये आपको हो गया बेंजीन हो गया, फिर क्या दिया गया, इथाइन दिया गया है, C2H2 दिया गया है, तो यहाँ पे CH ट्रिपल बॉन्ड CH हो गया, ठीक है। फिर क्या दिया गया, एथीन दिया गया है, C2H4 दिया गया है, तो ये क्या हो गया, CH2 डबल बॉन्ड CH2 दिया गया है, और क्या इथेन है, C2H6। पहले हमने क्या किया, इन सभी का बॉन्ड ऑर्डर निकाल लिया, ठीक है। तो भाई यहाँ पे देखो जो इथेन है,
इथेन पे कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड है, और जब कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड होते हैं तो इसकी बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा हो जाती है। कितनी हो जाती है? 1.54 एंगस्ट्रॉम। कितनी होगी? 1.54 एंगस्ट्रॉम हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड है, इसकी बॉन्ड इससे थोड़ी कम हो जाएगी। फिर यहाँ पे कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, इसकी बॉन्ड इससे भी कम हो जाएगी। तो इसका जो ऑर्डर निकल के आएगा वो ऑर्डर ये निकल के आएगा, थर्ड निकल के आना चाहिए। क्यों ऐसा आएगा? देखो भाई, यहाँ पे कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो बॉन्डिंग क्या होगी? सबसे ज्यादा होगी। ठीक ना, यहाँ पे जो होता है कि यहाँ पे ना कोई सिंगल होता है बेंजीन में, ना कोई सिंगल होगा ना कोई डबल होगा। यहाँ पे होता है पार्शियल डबल होता है। यहाँ पे जो बॉन्ड होता है वो पार्शियल डबल होता है। ठीक है, तो पार्शियल डबल होने का इसकी जो बॉन्ड लेंथ होगी वो एल्केन से कम होगी और डबल बॉन्ड एथेन इथेन से ज्यादा होगी। ठीक है, उसका जो ऑर्डर निकल के आएगा वो थर्ड निकल आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। Which of the following is correct with respect to the extent of overlapping from different cell number of a joining atoms? भाई यहाँ पे लोग क्वेश्चन में क्या कह दिया कि डिफरेंट सेल नंबर कह दिए इन्होंने ऑफ अ जॉइनिंग एटम। अगर डिफरेंट सेल नंबर ऑफ अ जॉइनिंग एटम के आधार पे, मैंने क्या कहा, यदि आप डिफरेंट सेल नंबर ऑफ अ जॉइनिंग एटम के आधार पे ओवरलैपिंग देखेंगे तो जो ओवरलैपिंग का जो ऑर्डर होता है वो सबसे ज्यादा होता है pp, देन sp और सबसे कम होगा ss में होता है। ठीक है, उसका आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड हो जाएगा। समझ गए ना? अगर डिफरेंट ओवरलैपिंग बात की जाए तो सबसे ज्यादा pp, sp देन ss होता है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 99। Which of the following species contain 3 bond pair and 1 lone pair? जिसके पास 3 बॉन्ड पेयर, एक लोन पेयर है, दूसरे दिखाई पड़ा है। फोर्थ आंसर हो जाएगा भाई फास्फोरस। भाई फिफ्थ ग्रुप का एलिमेंट होता है। ठीक है, 3 बॉन्ड पेयर हो गया भाई, बैलेंस में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन तो बॉन्ड फॉर्मेशन में चले गए, एक लोन पेयर आ गया। ठीक है, ये पूछा गया था कि 3 बॉन्ड पेयर हो, एक लोन पेयर, आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100। The correct order of increasing bond length, कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन कार्बन एंड कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड। ठीक है, चलो भाई, एक या बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर पूछा गया है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कार्बन टू कार्बन दिमाग में लगाओ। ठीक है ना, बस एक बात है, कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड, इसकी बॉन्ड लेंथ क्या होगी? सबसे ज्यादा होगी। तो आंसर क्या है कि सेकंड वाले होगा। ठीक है, चलो आपको समझा देते हैं। कार्बन टू हाइड्रोजन, यहाँ पे जो ओवरलैपिंग होगी S और P के बीच में ओवरलैपिंग हो रही है। भाई हाइड्रोजन पास हाफ फीट s एटॉमिक ऑर्बिटल है और कार्बन के पास हाफ फीट p एटॉमिक ऑर्बिटल है। जो हाफ फीट s एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं ये न्यूक्लियस के ज्यादा करीब होते हैं। न्यूक्लियस के ज्यादा करीब होने का इनकी जो ओवरलैपिंग है वो ज्यादा अच्छी हो जाती है। तो जब ओवरलैपिंग ज्यादा होगा तो इनका जो बॉन्ड लेंथ होगा वो डिक्रीज कर जाता है। ठीक है, ये हो गया। और कार्बन टू कार्बन ये डबल बॉन्ड है तो उसकी बॉन्डिंग सिंगल से कम होगी। यहाँ पे कार्बन टू ऑक्सीजन, इसकी जो बॉन्ड लेंथ होगी कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड से थोड़ी सी ज्यादा होती है। ये साइड ऑफ एटम को भी डिपेंड करता है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड। चलिए भाई